गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम की सहायता से परिपथ विश्लेषण, इसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। कल अपन ने इसका अध्ययन किया था। अपना पेपर चल रहा है बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। पहला चैप्टर है सर्किट एनालिसिस। इसका टॉपिक है सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। कल अपन ने इसका अध्ययन किया था। समीकरण 1, 2, 3 प्राप्त की थी। एक अपने पास में सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये अपने पास में प्रतिबाधाएं दे रखी है। बैटरी E दे रखी है। पहला अपने पास में लूप दे रखा है, ये वाला लूप A, B, C, F, E, A। इस लूप में अपन ने धारा मान रखी है I1। इस लूप में धारा मान रखी है I2। लूप है अपना B, C, E, F, B। तीसरा लूप अपना C, D, E, C। इसमें धारा अपन ने I3 मान रखी है। अपन अध्ययन कर रहे हैं लूप एनालिसिस। इसका लूप एनालिसिस, लूप एनालिसिस की सहायता से अपन क्या करते हैं, किसी भी शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। लूप एनालिसिस जब भी करते हैं तो किरचॉफ का वोल्टता नियम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 अपने पास में प्राप्त हुई है, इसका पहले का वीडियो आप इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में देख लेना। ये पार्ट सेकंड के नाम से आपको मिलेगा। पहले लूप के लिए, दूसरे लूप के लिए और ये समीकरण तीसरे लूप के लिए। कल अपने ये भी लिखा था कि समीकरण 1, 2 तथा 3 के धारा गुणांकों को Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर, तो Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के रूप में मैंने लिखा था Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5। ये अपने पास में प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहलाएगी। प्रतिबाधा मैट्रिक्स, इम्पीडेंस मैट्रिक्स। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z बराबर Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33 प्रतिबाधा मैट्रिक्स। यहाँ पर अपन देखते हैं Z11 लिखो आप, प्रथम पास की प्रतिबाधा, प्रथम पास की प्रतिबाधा। Z12 प्रथम तथा द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ लूप फर्स्ट एंड सेकंड। Z13 प्रथम तथा तृतीय लूप अन्योन्य म्यूचुअल प्रतिबाधा।
इसी प्रकार Z21 ये भी क्या रहेगी अपने पास में, लूप 2 तथा 1 अर्थात प्रथम तथा द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सिमिलरली Z31 प्रथम तथा तृतीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं Z23 ये रहेगा द्वितीय तथा तृतीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल इम्पीडेंस ऑफ लूप सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 2 द्वितीय पास की प्रतिबाधा। इसी प्रकार Z33 तृतीय पास की प्रतिबाधा। आप इसको नोट कर लेना, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट लिखो हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 को हल करना है और हल करने के पश्चात I1, I2 और I3 के मान ज्ञात करने, क्योंकि ये अननोन राशियां जो अपन ने मान रखी है। ठीक है, अपन इनका हल सारणिक विधि से करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे सारणिक विधि से। सारणिक विधि से हल करेंगे जिससे हमारे पास में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आगे लिखो आप, समीकरण 1, 2 तथा 3 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरण 1, 2 तथा 3 को निम्न मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स फॉर्म में अपन समीकरण 1, 2 और 3 को लिख रहे हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 को E बराबर I Z, ठीक है। E बराबर I Z से अपन मैट्रिक्स रूप लिखते हैं इसका। E बराबर ZI Z मैट्रिक्स Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 और 0। नेक्स्ट Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5। A इज इक्वल टू A
इज इक्वल टू जेड आई। तो आई की जगह I1, I2 और I3। कहने का मतलब समीकरण नंबर अपने पास में 1, 2 और 3 है ना, इन दोनों को अपन ने सिर्फ मैट्रिक्स रूप में लिखा है। अब अपन क्या करते हैं कि डेल्टा जेड का मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा जेड क्या कहलाएगा? डेल्टा जेड अपने पास में जो जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स दे रखी है उसका सारणिक मान हो जाएगा। तो डेल्टा जेड का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में डेल्टा जेड, यहाँ से जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसको सारणिक रूप में अपन ने लिखा, डिटर्मिनेंट फॉर्म, और ये अपने पास में डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड का मान अपन देखते हैं। डेल्टा जेड Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z4 प्लस Z5 माइनस Z4 स्क्वायर। ये अपने पास में इसको पहले Z4 के गुणांक में आ जाएगा, ये माइनस वाला पद अगले वाले पद में आएगा। ये यहाँ पर Z4 प्लस Z5, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, फिर माइनस Z4 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस और माइनस माइनस प्लस Z3। ठीक है, ये अपने पास में आ गया माइनस Z3 माइनस Z3 Z4 प्लस Z5, साथ में 0 माइनस 0। तीसरी स्टेप 0 होने के कारण 0 हो गई। अब इसे अपन समीकरण नंबर 4 लगाएंगे। समीकरण नंबर 4, ये अपने पास में क्या हो गया? डेल्टा जेड का मान आ जाएगा सारणिक विधि से। ये दिखने में आपको एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे जो मान है वो अपने पास में जो भी क्वेश्चन दे रहा होगा वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है 2 ओम, यहाँ पर ये 4 ओम दे रखा है, यहाँ पर ये 6 ओम दे रखा है। तो यहाँ से ये आपको दिख रहा है ना Z1 प्लस Z3, ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। ये किस में आ जाएगी? यहाँ पर अंकीय मान में आ जाएगी। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एकदम शॉर्ट हो जाएगा। सारणिक विधि से अपन डेटा पुट करेंगे ना, डेटा पुट करेंगे तो डेल्टा जेड का मान आसानी से प्राप्ति हो जाएगा। यहाँ पर अपन जनरल लेके चल रहे हैं, Z1 Z2 Z3, ये सारे की सारी क्या है? प्रतिबाधाएँ हैं। जनरल रूप में अपन ने इनको लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट डेल्टा 1 ज्ञात करना है। डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 ज्ञात करने के लिए जो अपने पास में Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स दे रखी है, उस Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को, पहला कॉलम, उस पहले स्तंभ को E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। डेल्टा 1 उस सारणिक का मान है जबकि Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के प्रथम या फिर पहले स्तंभ को E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है,
अभी ये अपने पास में डेल्टा वन ज्ञात करना है। तो डेल्टा वन क्या है कि उस सारणी का मान है, जबकि जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स ये अपने पास में, इधर देखो ये जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ये जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ठीक है। इस जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स के पहले स्तंभ को, तो ये पहला स्तंभ आ गया, इस पहले स्तंभ को ई मैट्रिक्स, तो ई मैट्रिक्स अपने पास में क्या थी, ये वाली, तो इस ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित कर दिया। फिर जो सारणी का मान आएगा ना, अब अपने पास में ये स्थिति आ गई, सारणिक बना देंगे इसको, ये सारणिक। अब ये क्या कहलाएगा, डेल्टा वन कहलाएगा। अब अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, डेल्टा वन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा वन प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा वन का मान अपन यहाँ से देखते हैं कि डेल्टा वन कितना आता है। डेल्टा वन ई Z4 प्लस Z5 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 स्क्वायर। आगे अपने पास में माइनस तो है ही, माइनस माइनस प्लस Z3, जीरो जीरो जीरो, तीसरा फिर से क्या हो गया, जीरो। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा वन आ जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब देखो ये डेल्टा वन आपको दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में E इजिकल टू, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। Z4 Z5 के मान दिए हुए होंगे, इसी प्रकार से ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, आसानी से अपने पास में क्या मिल गया, डेल्टा वन। इसी प्रकार अपन डेल्टा टू ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा टू क्या हो जाएगा, उस सारणिक का मान जो कि जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स, जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ को, अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं। पहला स्तंभ अपनी जगह ही रहेगा, जैसे पहला स्तंभ क्या था, जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स थी अपने पास में, Z1 प्लस Z3 दूसरे इक्वेशन से, माइनस Z3 तीसरे इक्वेशन से 0। ये अपने पास में Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स है। अब इस Z प्रतिबाधा मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ को, अब इस दूसरे स्तंभ को यहाँ से E मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये आ गया E0 0। अब अपन ने इसको प्रतिस्थापित किया, और इसको प्रतिस्थापित करने के पश्चात जो सारणी का मान आ रहा है वो कहलाएगा डेल्टा टू। आराम से ज्ञात कर सकते हैं अपन, तो डेल्टा टू भी आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 6 ये आप करना है। नेक्स्ट डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 उस सारणी का मान जो कि जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स के तीसरे स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये तीसरा जो स्तंभ है दूसरा अपनी जगह ही रहेगा। फिर से आते हैं, एक बार बनाते हैं जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स समीकरण 1, 2 और 3 से। ये जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स मान रखते हैं, माइनस Z3 दूसरी समीकरण से, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस का Z4। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ को किस से प्रतिस्थापित करना है, ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करना। ये प्रतिस्थापित अपन ने कर दिया है तीसरा स्तंभ। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी, अब वो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 3 आ जाएगी। याद कर सकते हैं समीकरण नंबर 7, समीकरण 5, 6, 7, समीकरण 4। इसी प्रकार से अपने पास में अगर डेल्टा आर की बात करें अपन, तो डेल्टा आर आप जनरल रूप में लिखो कि डेल्टा आर उससे सारणिक का मान जबकि
जेड प्रतिबाधा मैट्रिक्स के आरवें स्तंभ को ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। जनरल रूप में आरवें स्तंभ को किससे प्रतिस्थापित करेंगे? ई मैट्रिक्स से प्रतिस्थापित करेंगे तो डेल्टा आर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये एक जनरल काम कर रहे हैं इसलिए ये लेंथी लग रहा है, जबकि अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। अब अपन ने डेल्टा जेड, डेल्टा 1, डेल्टा 2 का मान प्राप्त कर लिया। यहाँ से अपन क्या करेंगे? I1 और I1 इज इक्वल टू लिखो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा 1 का मान कहाँ से मिलेगा? समीकरण 5 से। और डेल्टा जेड कहाँ से मिलेगा? समीकरण 4 से। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी अपने पास में? I1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार I2 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड, समीकरण नंबर 9। और I3 इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा जेड, समीकरण नंबर 10। अब ये अपने पास में I1, I2 और I3 के मान प्राप्ति हो गए। यही अपन ने माना था कि इस लूप में प्रवाही धारा I1 है, इसमें I2 है और I3 है, ये हमें पता नहीं था। अपन ने सारणिक विधि का प्रयोग किया और सारणिक विधि का प्रयोग करते हुए ये मान हमें आसानी से प्राप्त हो गए। ये मान प्राप्त हो गए तो हमें पता चल गया कि Z1 से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1। Z3 से कितनी प्रवाहित होगी? I1 माइनस I2। Z2 से कितनी प्रवाहित हो जाएगी? I2 धारा। Z4 की बात करेंगे तो Z4 से कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी? इधर से I2 और इधर माइनस है I3, तो I2 माइनस I3। Z5 से प्रवाहित धारा कितनी है? I3। जबकि I1, I2 और I3 के मान अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से अपन ने क्या किया था? लूप एनालिसिस किया है और लूप एनालिसिस की सहायता से किसी भी शाखा से प्रवाहित धारा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।